brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे झाग स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। ईरान की उत्तरी सीमा से अगर आप बाहर निकलें तो कॉकेसस का इलाका शुरू हो जाता है। कॉकेसस के नामकरण को लेकर कई कहानियां चलती हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि ये नाम इलाके में मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर मिला। नक्शे पर देखेंगे तो कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर के बीच का इलाका कॉकेसस है। इसमें जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया के अलावा रूस का कुछ हिस्सा भी आता है। आज फोकस आर्मेनिया और अजरबैजान पर रहेगा। बेसिक बातें जानते हैं। पहले आर्मेनिया हर तरफ जमीन से घिरा है। इसकी सीमा अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की और ईरान से मिलती है। राजधानी येरेवन है और यही सबसे बड़ा शहर। आबादी लगभग 28 लाख। अतीत में आर्मेनिया पर पर्शिया, अरब, बैजेंटाइन, मंगोल और ऑटोमन साम्राज्य ने राज किया। सबसे आखिरी ऑटोमन साम्राज्य था। इसकी सरकार इस्तांबुल से चलती थी। उन्होंने आर्मेनियाई मूल के लाखों लोगों की हत्या भी की। सबसे भीषण नरसंहार 1915 में हुआ था। तब गद्दारी का इल्जाम लगा के 15 लाख लोगों को मारा गया था। उसके बाद साल आया 1918 का, जब ऑटोमन साम्राज्य हार गया। ये पहले विश्व युद्ध के खात्मे का दौर था और तभी आर्मेनिया ने आज़ादी की घोषणा कर दी। बदलाव और भी जगह हो रहे थे। मसलन रूस में बोल्शेविक क्रांति हो चुकी थी। व्लादिमीर लेनिन की रेड आर्मी ने हमला कर दिया था सत्ता प्रतिष्ठानों पर। लेनिन बोल्शेविक क्रांति के अगुआ थे। 1922 में आर्मेनिया सोवियत संघ का, लेनिन की अगुवाई में जो बना था संघ, उसका हिस्सा बन चुका था। फिर 1991 पे आते हैं। फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं सीधे 70 साल। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसके बाद आर्मेनिया भी आज़ाद हो जाता है। ये आर्मेनिया का इतिहास है। अब दूसरे वॉरिंग फैक्शन के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है अजरबैजान। पहले में नुक्ता है, दूसरे में नहीं है। अजरबैजान, इसकी पूर्वी सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। जमीनी सीमा आर्मेनिया, रूस, जॉर्जिया, ईरान और तुर्की से लगती है। आबादी 1 करोड़ के लगभग है और 96% लोग इस्लाम का पालन करते हैं। वहाँ पर ईसाई धर्म का पालन करने वाले, यहाँ इस्लाम का पालन करने वाले। इतिहास क्या कहता है? अजरबैजान पर कब्जे को लेकर पर्शिया, रूस और ऑटोमन्स के बीच लंबा संघर्ष चला है। 1828 में पर्शिया और रूस ने इलाके को आपस में बांट लिया। 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। फिर अजरबैजान ने भी आज़ादी का ऐलान किया, लेकिन वहाँ भी लेनिन की रेड आर्मी पहुंची और अजरबैजान भी 1922 में आर्मेनिया की तरह सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। 1991 में संघ टूटा, अजरबैजान भी आज़ाद हो गया। अगर आप आर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी के बारे में और व्यापक जानना चाहते हैं तो इस विद्वान को सुनिए। सोवियत संघ का विघटन हुआ और जब उस समय अजरबैजान में सिविल वॉर जैसी स्थिति थी, कोई एक स्थायी सरकार नहीं थी, मारकाट मचा हुआ था और वॉरलॉर्ड्स कई जगहों पर रूल कर रहे थे। आर्मेनिया उस समय व्यवस्थित था, डेमोक्रेटिक बना, तो उसके पास आर्मी या ये कह ले कि शस्त्रास्त्र बहुत थे। जो सोवियत सोल्जर्स शस्त्रास्त्र लेके लौट रहे थे, वो उन्होंने आर्मेनियाई सोल्जर्स को दे दिया था। तो बहुत पावरफुल बन गए और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज अजरबैजानी टेरिटरी के बहुत सारे भाग को, जो नगोर्नो काराबाख से लगते हैं, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो इसकी उत्पत्ति वहां से शुरू होती है। ये एक ही रीजन थे और हिस्ट्री में कभी भी आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया नाम की कोई इकाई नहीं थी, राज्य की इकाई नहीं थी। और अजेरी शब्द खुद 1870-1880 के इसमें आया है। अब आज की कथा के केंद्र में जो जगह है उसके बारे में जानते हैं। नगोर्नो काराबाख, इसकी कहानी, जिसे लेकर दोनों देशों में झगड़ा है। नगोर्नो काराबाख का मतलब होता है पहाड़ियों से घिरा अंधेरा बगीचा। ये इलाका अजरबैजान की सीमा के अंदर है। आबादी 1.5 लाख, पर 90% लोग आर्मेनियाई मूल के हैं जो अजरबैजान का शासन नहीं मानते। 1980 के दशक में नगोर्नो काराबाख की संसद बोली, हम आर्मेनिया के साथ जाएंगे। अजरबैजान को ये मंजूर नहीं था, उसने सेना भेजी। दूसरी तरफ से आर्मेनिया आया, भयंकर झगड़ा, 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। आर्मेनिया बढ़त में था, उसने नगोर्नो काराबाख और आसपास के इलाकों पर कंट्रोल कर लिया। फिर 1994 में रूस ने संघर्ष विराम कराया। डील के तहत नगोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा बना रहा, लेकिन वहां पर आर्मेनिया के समर्थन वाली सरकार चलने लगी और उन्होंने अपनी सेना भी तैनात की। अजरबैजान के पास नाम भर का नियंत्रण था। वो अजरबैजान के साथ मिलना नहीं चाहते, धार्मिक कारण है और चूंकि आर्मेनियाई मूल के हैं और लड़ाई हुई है। और यहाँ पर नगोर्नो काराबाख में एक सेल्फ स्टाइल्ड गवर्नमेंट रूल करती है, आर्मेनियाई सरकार रूल करती है। और करीब पूरे नगोर्नो काराबाख में 1.5 लाख के करीब आर्मेनियाई ईसाई रहते हैं। और चूंकि उस समय की लड़ाई है
और उस समय आर्मेनिया ने कैप्चर कर लिया था। लेकिन अभी जब अजरबैजान पावरफुल हो गया, उसका जैसे मिलिट्री बहुत स्ट्रांग हो गई है, उसका मिलिट्री बजट करीब $6 बिलियन है, जो एक अजरबैजान जैसे छोटे देश के लिए बहुत ज्यादा है। तेल का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है, गैस का व्यापार बहुत तेजी, तो अजरबैजान समृद्ध हो गया। आर्मेनिया चूंकि लैंडलॉक्ड है, उसमें ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई बड़े सर्विस सेक्टर है, तो वो पूरी तरह से दूसरे देशों पर आश्रित है। फिर 2020 का साल, नगोर्नो काराबाग को लेकर फिर से लड़ाई। इस बार अजरबैजान का हाथ ऊपर रहा, उसने आर्मेनिया के कब्जे वाले इलाकों को जीत लिया। हिंसा बढ़ी तो रूस आया, संघर्ष विराम कराया और नई डील के तहत आर्मेनिया के सभी सैनिकों को नगोर्नो काराबाग से निकलना पड़ा। नगोर्नो काराबाग के अधिकांश लोग अब तक खाने पीने से लेकर धार्मिक आस्था तक के लिए आर्मेनिया पर निर्भर थे। सप्लाई लाइन के लिए लचिन कॉरिडोर बनाया गया फिर उनके लिए। इस कॉरिडोर की जिम्मेदारी रूस की पीस कीपिंग फोर्स को मिली। रूसी सैनिक नगोर्नो काराबाग में लगाए गए, काम आगे किसी भी तरह की हिंसा ना हो ये सुनिश्चित करना। नवंबर 2022 तक ये व्यवस्था चली, लेकिन दिसंबर में मामला बिगड़ गया। अजरबैजान ने आरोप लगाया कि आर्मेनियाई लचिन कॉरिडोर के जरिए हथियार और सेना भेज रहे हैं, ये उनकी सेफ्टी के लिए खतरा है। उन्होंने कॉरिडोर बंद कर दिया। रूस ने तब इसका विरोध नहीं किया। फिर इस बरस 19 सितंबर को अजरबैजान ने नगोर्नो काराबाग में सेना भेजी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 32 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए और आर्मेनिया के समर्थन वाली सरकार ने 24 घंटों में घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। 21 सितंबर की सुबह नगोर्नो काराबाग की स्थानीय सरकार और अजरबैजान के बीच बातचीत शुरू हुई। अजरबैजान का कहना है काराबाग की सेना को भंग किया जाएगा और उनका विशेष अधिकार वापस लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे आर्मेनियाई मूल के लोगों पर खतरा आ सकता है। इस इलाके में नस्लीय दंगों का पहले भी इतिहास रहा है। अगर नगोर्नो काराबाग पर मुस्लिम बहुल सरकार का कंट्रोल हुआ तो वे बदला लेने से नहीं हिचकेंगे। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने कहा है कि आम नागरिकों को कुछ नहीं होगा, पूरी सुरक्षा दी जाएगी, पर जनता है कि भरोसा के लिए तैयार नहीं। उन्होंने एयरपोर्ट और पीस कीपिंग फोर्स के कैंप्स में शरण भी ली है। आर्मेनिया क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान का बयान आया कि हालिया संघर्ष विराम से हमारा कोई लेना देना नहीं, नगोर्नो काराबाग के लोगों की सुरक्षा रूस की जिम्मेदारी है। इन सबके बीच आर्मेनिया में जबरदस्त प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया है। लोग प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। पाशिनियान 2018 में आंदोलन के बाद कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन नगोर्नो काराबाग को लेकर वो सख्ती नहीं बरत सके। उनके कार्यकाल में आर्मेनिया को बढ़त गंवानी पड़ी और अब ये पूरा इलाका हाथ से निकला लगता है। इस विवाद में रूस की भूमिका पर बात करते हैं। वो नगोर्नो काराबाग पर आर्मेनिया के दावे को समर्थन देता है। आर्मेनिया में रूस का मिलिट्री बेस है। आर्मेनिया सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO का भी मेंबर है। रूस और आर्मेनिया के अलावा बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान इसके मेंबर हैं। इसको रूस की पहल पर 1992 में बनाया गया था, नेटो की तर्ज पर। CSTO में व्यवस्था है कि अगर एक देश पर हमला हुआ तो पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। ये नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक दूसरे का समर्थन किया है। हालांकि पिछले कुछ बरस में उनके रिश्तों में कड़वाहट बढ़ी है। 2020 के युद्ध में रूस ने आर्मेनिया का पक्ष नहीं लिया, वो न्यूट्रल बना रहा। जिन हथियारों को लेकर डील हुई थी वो भी पूरी नहीं हुई। लचिन कॉरिडोर संकट में भी रूस चुपचाप सब देखता रहा। इसके बरक्स पुतिन और अजरबैजान के राष्ट्रपति अलियेव की दोस्ती बढ़ गई। इससे आर्मेनिया को झटका लगा। उसने नए दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। हालिया दिनों में अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास भी किया। सितंबर 2023 यानी इसी महीने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने इटली के एक अखबार ला रिपब्लिका से बात की और बोले, आर्मेनिया की सिक्योरिटी पूरी तरह रूस पर निर्भर थी, लेकिन आज रूस को खुद हथियार की ज़रूरत है। वो चाहें तो भी हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। हालिया विवाद में भी रूस ने इंटरनेशनल मैटर बोलकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन बदला ले रहे हैं। आर्मेनिया को पश्चिमी देशों के करीब जाने की सज़ा मिल रही है। आर्मेनिया में कई लोग इसे धोखे की तरह देख रहे हैं। रूस ने अपना रुख बहुत स्पष्ट किया कि देखिए, अजरबैजान का टेरिटरी है नगोर्नो काराबाग, आपने उसको कैप्चर किया है। अगर आपकी जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी है, अगर आप उसमें घुसते हैं तब हम आपको डिफेंड करेंगे। और वो उनके CSTO के पार्टनर भी हैं, जो एक नेटो लाइक जैसी संस्था है, CSTO, उसके भी पार्ट है। तो उनका कहता है कि आप इनकी टेरिटरी छोड़िए, अगर आपकी टेरिटरी पर कोई अटैक करता है आर्मेनियाई भूमि पर, तो हम आपको डिफेंड करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पार्ट हैं बेलारूस भी है, आर्मेनिया है, कजाकिस्तान है और रूस उसका सबसे बड़ा सदस्य है। लेकिन वो कहते हैं कि जब आप टेरिटरी छोड़ेंगे तभी, इस टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए हम आपका साथ नहीं देंगे। तो वहां पर रूस पहले बहुत एक्टिव था, अभी भी एक्टिव है, लेकिन उसका वही डिफेंस है। और खासकर यूक्रेनियन वॉर के समय वो उस लाचिन कॉरिडोर को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी तुर्की से भी दोस्ती बढ़नी है और तुर्की अजरबैजान एकदम
भाई जैसे हैं, अपने आप को मानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है उनकी इस समय की कूटनीतिक राजनीति का। रूस के बहुत अच्छे संबंध अजरबैजान से भी हैं और रूस अजरबैजान को हथियार बेचता रहा है। तो अर्मेनिया उस वॉर को हार गया। आपको ध्यान होगा कि उसमें ड्रोन वॉरफेयर एक तरह से बहुत दोबारा से डिस्कोर्स में आया था और लोगों ने इस पर बातचीत करनी शुरू करी थी। तो बेसिकली टर्किश ड्रोन्स की वजह से, टर्की जो था वो अजरबैजान के सपोर्ट में था, इधर रूस अजरबैजान को तो दे ही रहा था वेपन्स। और अर्मेनिया की शिकायत ये थी कि हालांकि CSTO एलाई हम हैं, तो धर्म ये बनता था रूस का कि वो हमारा सपोर्ट करे, लेकिन रूस ने हमारा इतना एक्टिव सपोर्ट नहीं किया और इन सारी चीजों की वजह से अजरबैजान वो वॉर जीत गया, जो कि 44 दिन चली थी और नागोर्नो काराबाग का रीजन जो है वो अजरबैजानी टेरिटरी में वापस चला गया। आपने समस्या के बारे में सुन लिया, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है, एक्सपर्ट से सुनते हैं। बात यहाँ पे कॉम्प्लिकेट इसलिए हो जाती है, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट्स लंबी चलती हैं, उसके पीछे कारण ये है कि ये पॉलिटिसाइज और इंटरनेशनलाइज हो जाती हैं। जैसे कि आपने अजरबैजान और अर्मेनिया के बारे में बताया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट या वॉर केवल इन दो रीजन्स देशों के बीच में नहीं है, एथनिसिटीज के बीच में नहीं है, रिलीजन के बीच में नहीं है, क्योंकि अजरबैजानीज आर बेसिकली क्रिश्चियंस, आर मुस्लिम्स एंड अर्मेनिया इज लार्जली क्रिश्चियन। तो केवल ये रीजन नहीं है, इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि अजरबैजान के पीछे टर्की और पाकिस्तान का एक इमर्जेंट नेक्सस आपको दिखता है और अर्मेनिया अपने आप को आइसोलेटेड पाता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि CSTO एलाई होने के बावजूद रूस से वो समर्थन अर्मेनिया को नहीं मिलता है। रूस का जो ट्रेडिशनल वो है कि एक सिक्योरिटी गारंटर की तरह की टेंशन है, लेकिन वो टेंशन जो है वो हमेशा सरफेस के नीचे रहे और रूस जो है वहां पे एक तरह से मैं कहूंगी कि एक पुलिस मैन का रोल जो है वो निभाता रहे। पर रूस यूक्रेन की वजह से वहां से उसका ध्यान हट गया है। तो अर्मेनिया ऐसी स्थिति में अपने आप को आइसोलेटेड पाता है और उसके बाद जो अर्मेनिया के जो लीडर हैं वो बार बार इसको कहते हैं कि US को कहते हैं इन्वॉल्व होने के लिए, EU को कहते हैं इन्वॉल्व होने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इंटरनेशनलाइज हो जाने के वजह से भी एक ये कारण है कि ये वॉर का एक लास्टिंग सोल्यूशन नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं पूरे यूरोप का एक कलेक्टिव फेलियर भी है इसका। अब आखिरी सवाल, नगोर्नो काराबाग विवाद में भारत का क्या स्टैंड है, भारत के क्या हित जुड़े हैं, ये भी जानिए। ये देखिए, इंडिया जो है, इंडिया का सीधा सीधा कोई इन्वॉल्वमेंट बहुत समय तक वहां पे नहीं था। इनफैक्ट 2020 में जब ये 44 दिनों की वॉर हुई थी, जिसको जो फेमस अपने ड्रोन वॉरफेयर के लिए, जहां पे टर्किश ड्रोन्स की वजह से अजरबैजान जो था वो विजयी हुआ, वहां पे उस वक्त पहली बार हमने अर्मेनिया को वेपन सप्लाई करे थे। उसमें मेनली हमने कुछ स्वाति रेडार सिस्टम हमने उनको दिया था, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव था जो टर्किश ड्रोन्स के अगेंस्ट। तो अर्मेनिया ने हमसे परचेज किया था। सिमिलरली उसके बाद हमने अर्मेनिया से हमारे कुछ डिफेंस डील्स हुए हैं, जिसमें हमने पिनाका रॉकेट सिस्टम्स और इस तरह के कुछ वेपन्स हमने अर्मेनिया को उनको बेचे हैं। तो इस चीज का अर्मेनिया ने स्वागत किया है कि क्योंकि अजरबैजान के अगेंस्ट जो मैंने आपसे समझाया कि वहां पे भाई टर्की पीछे खड़ा है और टर्की के पीछे पीछे वो इस्लामिक कार्ड खेलते हुए पाकिस्तान भी वहां पे चला गया है। तो हिंदुस्तान का एक डेफिनेटली भारत का एक इन्वॉल्वमेंट है वहां पे, अब एक स्टेक है। लेकिन ऑफिशियली भारत ने हमेशा इसी स्टैंड को बोला है कि वायलेंस जो है वो उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा और इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस, ये हिंदुस्तान ने हमेशा से इस बात को इसी पोस्चर को हमेशा रखा है और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन को हमेशा सर्वोपरि कहा है कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन से ही कुछ होगा। देश दुनिया की और भी हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ।